संसद के बजट सत्र के पहले फेज का आखिरी दिन था, लेकिन हंगामा ही होता रहा और राज्यसभा 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। 13 मार्च से बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू होगा। इस बार राज्यसभा में तीखी नोकझोंक, चेयर को उंगली दिखाना, पीएम के भाषण के दौरान लगातार नारेबाजी जैसी कई ऐसी घटनाएं हुई जो उच्च सदन की मर्यादा को तार-तार करती हैं। लक्ष्मण रेखाओं और मर्यादाओं का जनाजा लोकसभा में भी निकाला गया। राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेसियों ने तालियां तो बहुत बजाई, लेकिन अब ऊपर कानूनी कार्रवाई का फंदा लटक रहा है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने बिना चेयर को पूर्व नोटिस दिए प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप छींटाकशी की। ये कमेंट ना तो नियम के तहत किए गए और ना ही ये बयानबाजी ऑथेंटिक थी। बिना तथ्यों के ऊल जुलूल बातें बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। पोस्टर दिखाए गए, बार बार मना करने पर भी राहुल गांधी बाज नहीं आए। राहुल गांधी को दिए गए नोटिस की भाषा सख्त है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अब राहुल गांधी को आड़े हाथों ले रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि राहुल अगर नहीं नोटिस का जवाब देते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द करने का भी प्रावधान मौजूद है। राज्यसभा से भी आज अच्छी तस्वीर सामने नहीं आई। जया बच्चन ने आज संसद के अंदर सभापति को उंगली दिखाकर बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे के बार बार दबाव में काम करने के आरोप पर सभापति जगदीप धनखड़ भी नाराज हो गए और उन्होंने नियम के तहत सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली। कांग्रेस और बीजेपी में सदन के अंदर चल रही इस खींचतान से क्या मैसेज जा रहा है, क्या नैरेटिव बन रहा है और क्या 24 की लड़ाई मोदी बनाम राहुल की तरफ एक और कदम आगे बढ़ गई है? आज मुकाबला में इसी पर बात करेंगे। हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति ने नेता विपक्ष खड़गे को बोलने के लिए कहा तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। Remarks in regarding to our speeches on motion of thanks from the President, Rajya Sabha Lok Sabha. Sir, the remarks which I made, they are parliamentary, within the parliamentary one thing. And Rajni Patil, unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government, and government always they wanted to suspend the local members. One second. Particularly in that. One second. Please, 1 second. She has not spoken. Please, 1 second. इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल ने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर जो आरोप लगाया है उसको लेकर वो माफी मांगे, नहीं तो उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल ने पीएम मोदी पर बेसिर पैर का आरोप लगाया है, उन्हें इसके सबूत देने होंगे। आपने जो जो आरोप लगाए हैं उन सारे आरोप के पीछे तथ्य क्या है, कागज क्या है, आपके झूठ के पुलंदे में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, वो सारे आप स्पीकर साहब को दे दीजिए। मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक, क्योंकि उनके पास कोई कागज़ है नहीं, उन्होंने उठपटांग जो है आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए। अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। गांधी परिवार का जो इतिहास रहा है वो खुद ही चोरी चकारी का रहा है। आपको कितनी चीज़ें मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यदि ये काम उन्होंने किया तो उनके पास दो ही रास्ते बनते हैं। या तो वो सरेआम खुलेआम माफ़ी मांगेंगे, जैसे केजरीवाल साहब ने, आपको पता है कि जेटली जी के केस में माफ़ी मांगा, और नहीं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता जाएगी। इस बहस की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आ रही है। हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि हम कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, हमें कमेटी बनाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब 17 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। सरकार ने कहा कि कमेटी में कौन कौन होगा ये नाम हम बंद लिफाफे में देंगे। सरकार के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी
ट्वीट किया है। कांग्रेस ने भी इस पर रिएक्ट कर दिया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस कमेटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से साफ हो गया है कि हम इस पर जांच कराने के लिए तैयार हैं, कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। जयराम रमेश ने जो लिखा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सरकार को कमेटी बनाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो सरकार जेपीसी से जांच ना कराने पर क्यों अड़ी हुई है? उस जेपीसी से जांच क्यों नहीं कराना चाहती जिसमें ज्यादातर बीजेपी के नेता और उसके सहयोगी हैं? तो कांग्रेस जेपीसी से जांच हो इस बात पर अड़ी हुई है। सरकार ये कह रही है कि इस मसले पर हम कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कमेटी में कौन कौन से नाम होंगे बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा जाएगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, स्टूडियो से हमारे साथ हैं। और इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप जो मांग लगातार कर रहे थे कि ये साठगांठ है, लगातार जो आप आरोप लगा रहे थे कि सरकार और अडानी के बीच में साठगांठ है, सरकार तो तैयार हो गई है जांच कराने के लिए, अब किस बात की आपत्ति? सरकार जांच कराए ना प्राची, हम तो शुरू से एक ही बात कह रहे हैं। हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि ये सारे आरोपों की जांच हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता कह रहे हैं तो अब तक जेपीसी बनाई क्यों नहीं? कि जेपीसी बना दीजिए, क्योंकि अधिकांश सांसद तो भाजपा के ही रहेंगे। हमारा तो आरोप उससे भी पुष्ट हो रहा है। जैसे सरकार संसद में भाग रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, उनके लिए आप संसद के इतिहास में पहली बार हो रहा है, विपक्ष के सांसद तो नारा लगाते थे, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद नारा लगा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दे रहे। आखिर क्या छुपा रहे हैं? कौन सी चोरी की है, कौन सी डकैती की है, सत्ता पक्ष ने बताएं तो। ये सारी की सारी चीजें जब हम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, हम नहीं रख रहे हैं, जो पीआईएल वाले रख रहे हैं, तो कोर्ट भी कह रहा है कि भाई हां कमेटी बननी चाहिए। और आज मजबूर होकर के सरकार के सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि कमेटी बनेगी, तो बनेगी तो बना करके दें। इतने दिन से क्या कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे हैं? लगातार सरकार समय खरीद रही है। सरकार इस सत्ता पक्ष और अडानी जी के जो कुकृत्य हैं, इन लोगों की जो गठबंधन है, वो नहीं खोलना चाहती है। वो ये नहीं बताना चाहती शेल कंपनियों से अरबों रुपया आया कहां से। वो ये नहीं बताना चाहते कि साहब ओवर वैल्यूड कैसे हो रहे हैं। वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि साहब 51,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था 2014 में, आज 21 लाख करोड़ का कैसे हो गया। वो ये नहीं बताना चाहते एक छोटी सी रिपोर्ट के बदौलत अडानी के शेयर 40, 50, 60% क्यों गिर जाते हैं। वो ये नहीं बताना चाहते कि उन धन्ना सेठों से मोदी जी का संबंध क्या है। वो ये नहीं, वो किसी भी चीज की जानकारी जब नहीं देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इसी बात की तो सुरेंद्र राजपूत जी लड़ाई है। इसी बात पर तो घमासान हो रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं और डायरेक्ट आप देश के प्रधानमंत्री से अगर नाम जोड़ रहे हैं, तो बीजेपी आपसे यही तो कह रही है कि या तो आप प्रूफ ला कर दीजिए, वरना आप माफी मांगिए। दो चीजें बड़ी साफ हैं प्राची। आप एक अच्छी प्रस्तुता हैं। आप जानती हैं कि प्रूफ कौन लाएगा? प्रूफ जांच एजेंसियां लाएंगी। हमारे पास जो प्रूफ थे, चाहे वो अखबार की कतरने हों और चाहे वो 2014 का इनकम टैक्स हो अडानी का और आज का इनकम टैक्स हो अडानी का, चाहे वो शेल कंपनियों की रिपोर्ट्स हों और चाहे वो उनका अचानक से एक रिपोर्ट के बाद 30% का डाउनफॉल हो, चाहे वो LIC की बात हो, चाहे SBI की बात हो, हमने तो सारी बातें सार्वजनिक पटल पर रख दी। उसके बाद जांच करेंगे। जांच का काम जरा मैं पूछ लेता हूं सुधांशु जी से कि जब बोफोर्स की क्या नाम एक स्वीडन के एक रेडियो ने जरा सी रिपोर्ट करी थी, उसके बाद जांच क्या विपक्ष ने करी थी? भाजपा वालों ने की थी या जनता दल वालों ने की थी? किसने जांच करी थी? जांच ने सरकार ने करी थी, जेपीसी ने करी थी। ठीक है, इन सवालों के जवाब ले लेते हैं। सत्ता पक्ष की एजेंसियों का है, और या फिर सरकार सत्ता छोड़े और कहे सरकार कराएगी ना, हम सत्ता में आएंगे, जांच करा देंगे। सवाल पूछे तो सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता ना। यही आरोप सुरेंद्र राजपूत जी लगा रहे हैं कि आप लोग हमारी आवाज को दबा रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं आप। देखिए, ऐसा होता है, सदन में बोलना और बाहर बोलने में गुणात्मक अंतर है। सदन का यह नियम है कि आप जब भी बोलेंगे तो दो बातों का ध्यान रहेगा। जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उसके बारे और जो अपना पक्ष नहीं रख सकता उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। दूसरा,
सदन में जो भी आप कहेंगे वो कभी भी आपसे कहा जा सकता है कि आप इसको सब्सटेंशिएट कीजिए, यानी तथ्य के साथ रखिए। इसीलिए मीडिया में हवा हवाई बात करना एक अलग पक्ष है और यथार्थ में बात करना अलग पक्ष है। दूसरा, राजनीति में यह भी महत्व होता है कि क्या कहा जा रहा है, उससे ज्यादा कौन कह रहा है। राहुल गांधी जी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लीजिए, एक नहीं अनेक बार इसी सदन में उन्होंने, याद करिए, राफेल के मामले में कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी अमुक अमुक बात हुई, शाम होते होते फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया था। वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर संघ के विषय में कोर्ट में जब कहा तो कोर्ट ने क्या कहा कि या तो आप माफी मांग लीजिए या कार्रवाई झेलिए, क्योंकि आपकी बात का कोई सबूत आप नहीं दे पाए। आखिर में कार्रवाई चल रही है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने चौकीदार चोर जैसे शब्द को सुप्रीम कोर्ट के साथ एट्रीब्यूट किया और बाकायदा ऑफिशियली औपचारिक रूप से माफी मांगी। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने कोविड को मोविड बोला था, जो दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने नहीं बोला। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने अप्रैल 2021 में यह ट्वीट किया था कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। राहुल जी ने भी, प्रियंका जी ने भी और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने प्रेस की थी। जबकि फैक्ट यह है कि अप्रैल 2021 यानी कोविड की सेकेंड वेव के शिखर पे भारत तो क्या पूरी दुनिया में तब तक बच्चों का कोई वैक्सीन बना ही नहीं था। तो भाई अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, इसीलिए तो आपके साथ समस्या है हवा में आकर कुछ भी बोल देना। और सुरेंद्र राजपूत जी ने जो कहा स्वीडिश रेडियो की बात, सुरेंद्र जी आप तो कांग्रेस के हैं, आपको बेहतर पता होगा। ये व्हाट्सएप और विकिपीडिया के ज्ञान से हट जाइए, विकिपीडिया पे जाके मत देखिए। अरे भाई, बोफोर्स का प्रकरण कहां से शुरू हुआ था? आपकी राजीव गांधी सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक विदेशी एजेंसी फेयर फैक्स हायर की थी शेयर मार्केट में हो रहे कुछ घपलों के आरोप में, और उस एजेंसी ने इसका हवाला दिया था। और उसके बाद आप ही लगाया था। जमीन आसमान का अंतर है कि सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी एक घोटाले को पॉइंट आउट करे और सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर खुद आरोप लगाए प्रधानमंत्री। सुधांशु जी, ये तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि अगर आपको सुधांशु जी, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, इस वजह से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस वजह से आप बार बार कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, तो जांच करा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी कितने पानी में है ये सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, इन्होंने जांच की बात कही तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण बताएं और भारत के 75 वर्ष के इतिहास में उदाहरण बताएं जब फॉरेन की किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर कोई जांच गठित हो गई। और नंबर 2, जब वह मीडिया संस्थान स्वयं जांच के घेरे में है। आज के समय में हिंडनबर्ग को अमेरिका में किसी अमेरिकी कंपनी के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करने पर पाबंदी लगा दी गई है कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सेलिंग खुद करते हैं। मैं दर्शकों की स्पष्टता के लिए बता देना चाहता हूं, शेयर की शॉर्ट टर्म सेलिंग ये होती है कि 100 रुपए का शेयर है और आपने कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद ये शेयर खरीदूंगा, मगर हमें आज की 100 रुपए की कीमत देनी पड़ेगी। तो अगर 100 रुपए का शेयर 120 रुपए का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा, 80 रुपए का हो गया तो आपको अब फायदा। आपने अडानी के शेयर खरीदे हिंडनबर्ग ने और भारी मात्रा में खरीदे, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की रिपोर्ट के द्वारा, शायद वो कैश उतना नहीं भी करता शेयर मार्केट, मगर यहां उनको पता था कि उनके सुर को सुर मिलाने वाले यहां बहुत से रहेंगे, तो उसमें उन्होंने भारी मात्रा में पैसा कमाया और वो अमेरिका में भी कर चुके हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, किसी विदेशी कंपनी के आधार पर जांच गठित हुई और जबकि वो विदेशी कंपनी खुद जांच के घेरे में। चलिए, छोटा सा रिएक्शन सुरेंद्र जी आप दे दीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए जो सुधांशु जी प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना प्राची, कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज की डेट में सुधांशु जी सारी की सारी अपनी, जिसको कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी को, ये खुद तो बेशर्म नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी को राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा करके छुपा रहे हैं, शिखंडी उनके आरोपों को बना रहे हैं। आज की डेट में परिस्थिति ये बन रही है कि नेता सदन विपक्ष का जो है वो बोलने के लिए खड़ा हो रहा है और राज्यसभा में सत्ता पक्ष हंगामेबाजी कर रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, और जिसमें सुधांशु खुद में शामिल है। यह शर्मनाक बात है कि अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो कम से कम सुन लीजिए
और सबसे बड़ी बात, जिस जिस चीज को लेकर के कह रहे सारा झूठ का पुलंदा बोल रहे सुधांशु जी। रही बात जांच कराने की, जांच कराने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आरोप लगा है और उस आरोप पर जो राहुल गांधी जी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात सुधांशु जी कह रहे थे, चौकीदार चोर है का नारा आपने बहुत जोर शोर से दिया था ना, क्या हुआ सुरेंद्र जी? उस पर माफी मांगनी पड़ गई ना, लिखित में आपको देना पड़ गया ना? नहीं, प्राची आप भी इस चीज को क्लियर कर लीजिए। माफी पर भी क्या नाम, राहुल गांधी जी ने एक तकनीकी भूल की थी। चौकीदार चोर था, चौकीदार चोर है और चौकीदार चोर रहेगा, हम भी कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक तकनीकी भूल करी थी, गलती से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लिया था, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सॉरी किया था, चौकीदार को सॉरी नहीं किया था। चौकीदार तो आज भी चोर है। चलिए ठीक है हर्षवर्धन जी, जो ये सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, और चीज को पहले समझ लीजिए, इस तरीके की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मत किया कीजिए। हम सुधांशु जी के जरिए बताना चाह रहे हैं पूरी भाजपा को कि चौकीदार चोर था, चौकीदार चोर है और चौकीदार चोर है। अपने अग्रेशन को थोड़ा सा काबू में रखिए सर। यही तो सदन में हो रहा है कि एक दूसरे के बीच में बोलने लग जाते हैं और फिर कोई बात निकल कर सामने नहीं आती। रुक जाइए एक सेकंड हर्षवर्धन जी, जो सदन में हो रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लड़ाई 2024 की नजर आती है। कांग्रेस के पास एक मुद्दा है जो अडानी को लेकर नजर आ रहा है, जैसा हमने बीते चुनावों में भी देखा था जब राफेल का मुद्दा कांग्रेस ने जोरों शोरों से उठाया था। इसके क्या मायने हम निकालेंगे? ये किसके बीच में लड़ाई आप देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, मुझे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब संसद में इस तरह की लड़ाई होती है और किसी एक उद्योगपति को निशाना बनाकर सोचते हैं कि सरकार बदल लेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया हो, मुकेश अंबानी को लाभ पहुंचाया हो, टाटा बिरला को लाभ पहुंचाया हो, तो जिस तरीके से लाभ पहुंचाया है वो कोई स्पेसिफिक बात बतानी चाहिए। जैसे 2011 में इसी सदन में हल्ला हंगामा हुआ था और तेल की कीमतें एक कंपनी के पक्ष में कर देने के लिए, और उस वक्त जो चर्चा थी, मैं तो कहूंगा कि कांग्रेसी भी निकाल के सुने, भाजपाई भी निकाल के सुने। मुरली मनोहर जोशी और सीताराम येचुरी ने उस विषय पर अपना पक्ष रखा था, बहुत सलीके से बात रखी थी। उसका सरकार सदन में जवाब नहीं दे पाई थी तेल की कीमतें तय करने के मसले को लेकर। अभी क्या कोई एक मसला है? भाषण अलग चीज है, संसद में भाषण नहीं दिया जाता है कि आप चुनावी रैली में भाषण कर रहे हैं कि तेल दे दिया, पोर्ट दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, रोड दे दिया। अरे ये भाषण नहीं है भाई। जनता सांसद से तथ्य सुनना चाहती है, और अगर आप कोई एक दो ऐसे तथ्य बताएं जिसके आधार पर देश को यह लगे कि हां, गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी ने लाभ पहुंचा दिया, तो जनता में भी भरोसा बनेगा और आपकी भी बात कुछ आगे बढ़ेगी। आज जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकार ने माना है उसको पहले समझ लेना चाहिए। वो कोई कमेटी ऐसी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं कि ये मोदी और अडानी के रिश्तों की कमेटी है। वो सरकार ने कहा है शेयर बाजार में निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित रहें, बाजार वोलेटाइल होता है तो कैसे उसको सुरक्षित किया जाए। जब इससे पहले भी बाजार में यूपीए शासनकाल में तबाही हुई थी तो पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे और एलआईसी का पैसा पूरा झोंक दिया गया। तो इसलिए कृपा करके तथ्यों के साथ बात करें। ये राजनीतिक लड़ाई में निवेशकों का बुरा, देश का बुरा, उद्यमी माहौल का बुरा, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में भारत की छवि भी खराब होती है। ये ठीक नहीं। सुरेंद्र जी, बार बार सवाल आपके तथ्यों को लेकर है। सुधांशु जी भी तथ्यों की बात कर रहे थे, इस बात पर कोई आपत्ति नहीं। आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार है, आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन जब आप सदन में बोल रहे हैं तो ये तो चेक करिएगा ना सर कि ये फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं, इसमें कितना सत्य है और कितना झूठ है। देखिए, हर्षवर्धन जी की अपनी एक लिनिएज है, एक प्रख्यात पत्रकार है, लेकिन राइट विंगर है। इन्हें सरकार को बचाना है, भाजपा को बचाना है, इनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। हम आपको बता दें हर्षवर्धन जी कि मुंबई के एयरपोर्ट जीवीके को दिया हुआ था, ठीक है ना, और उसको किस तरीके से अडानी ने लिया है सरकार के सहयोग से, ये क्या ये आपको नहीं मालूम? आप नहीं बताना चाहें, आपकी अपनी इच्छा है। इसमें हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है ना। बीच में नहीं बोलेंगे, बाद में बताएंगे। क्या ये अपने आप में सत्य नहीं है कि जी, क्या अपने आप में ये सत्य नहीं है कि 609 नंबर का उद्योगपति था और 2022 में आकर के वो दुनिया का सेकंड नंबर का उद्योगपति हो गया। 51,000 करोड़ की मार्केट कैप थी, 21 लाख करोड़ की हो गई। क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि उसका इनकम टैक्स उसी अनुपात में बढ़ा या घटा?
आज की डेट में अगर वो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला उद्योगपति हो तो क्या अपने आप में सत्य नहीं है कि 70,000 रुपए का इन्वेस्ट इन्होंने उत्तर प्रदेश में करने की बात की थी और 30,000 एम्प्लॉय की बात करी थी। आज की डेट में गौतम अडानी की कंपनी के पास सिर्फ 23,000 एम्प्लॉय हैं। क्या ये अपने आप में सत्य नहीं है कि जितने पोर्ट्स को उनको दिया गया, जितने उनको सारी चीजों को दिया गया है, उसमें जिस तरीके के टेंडर की आवश्यकता थी, देखिए अगर आप सदन में बोल रहे हैं और आप फोटो लेकर जा रहे हैं तो फोटो वो भी दिखाइए जब राजस्थान में रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया था अडानी का, वो फोटो भी दिखा दीजिए ना। सेलेक्टिवनेस नहीं चलेगी। मैं आ रही हूं त्रिवेदी जी, आप हम दिखाने के लिए तैयार, हम दिखाने के लिए तैयार। गंभीर बहस है। सुरेंद्र राजपूत जी ने एक मिनट सुन लीजिए सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र जी मुझे बोल लेने दीजिए। आपने कहा आपको नहीं पता है कैसे जीवीके ने दे दिया। अरे हमको तो पता है, बोलने दे रही है। मैं आर्थिक पत्रकार हूं और मैं तो जानता हूं कि बिडिंग हुई थी, लोवेस्ट बिडिंग के आधार पर देश के जिन एयरपोर्ट का काम मिला वो उसका काम अडानी को मिला हुआ है। क्या देश में कोई और कंपनी नहीं है जिसने बिडिंग के आधार पर एयरपोर्ट मेंटेनेंस का काम लिया हो? दूसरी जो बड़ी बात है कि जिसका सीधा सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी से, अगर सचमुच गौतम अडानी इतना खराब काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में संत हो जाते हैं वो, और भाजपा शासित राज्यों में लुटेरे हो जाते हैं, फिर आप बीच में आ गए। यही सुरेंद्र जी, ये दिक्कत, मैं चुप हो जाता हूं, आप बोल लीजिए। आपको तथ्य नहीं पचता है, आप कहते हैं पॉलिटिकल लिनिएज है, आप बताने लगते हैं कि राइट विंग के। अरे मैं पत्रकार हूं, आपको नहीं पचता है तो आपको इसके अलावा कोई सूझता नहीं है, कोई तर्क नहीं सूझता तो आपको पत्रकार के ऊपर निशाना लगा देना। चलिए मान लिया, मैं किसी तर्क का जवाब दीजिए ना। अच्छा, तर्क का जवाब दीजिए, क्या नियमों के खिलाफ दिया गया? एक उदाहरण बताइए। आपने बताया जीवीके से कैसे छीना। एक सेकंड रुके, आपने बताया जीवीके से कैसे छीना, जीवीके और से आपने बताया जानकारी में नहीं, आप बताइए। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी काम मिलेगा अडानी को, राजस्थान में भी काम मिलेगा अडानी को, नियम सम्मत काम मिलेगा। आप लगातार एक बात बोल रहे हैं, मुझे सुधांशु जी से भी तो प्रतिक्रिया लेने दीजिए इस बात पर। सुधांशु जी, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर सदन में बोलते हैं तो वो असंसदीय कैसे हो जाता है? असंसदीय तो ये है कि उनके सवालों को दबाया जा रहा है। देखिए, अभी मैंने प्राची जी पिछले वक्तव्य में आधा दर्जन राहुल जी के केवल फैक्ट रखे और कुछ नहीं रखा। दूसरा फैक्ट रखा कि एक स्वयं आरोपी मीडिया संस्थान के आरोपों पे जांच का कोई उदाहरण बता दें, संसदीय असंसदीय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं जो बात अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, हर्षवर्धन जी ने जिस तरफ इंडिकेट किया। देखिए, अडानी को पहला प्रोजेक्ट मिला राजीव गांधी जी के जमाने में, वो बिल्कुल ईमानदारी से मिला है, ट्रांसपेरेंसी से मिला, वो योग्यतम थे। भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट 1995 में नरसिम्हा राव के जमाने में मिलता है, चिमन भाई पटेल की कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से मिला था, योग्यतम आधार पर मिला था। उसके बाद 2007-8 में फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का स्टोरेज का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मनमोहन सिंह जी के जमाने में मिलता है, जिसमें यह भी शर्त होती है 15 साल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 12% इंश्योर्ड रिटर्न रहेगा, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से योग्यतम है। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर अडानी ग्रुप ने कहीं किया तो राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी से था। अब आइए साहब, खान में माइनिंग में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का, भूपेश बघेल सरकार, वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, सब कुछ सही था। पोर्ट में महाविकास अघाड़ी सरकार ने दिया, वो तो अलग बात थी, चलिए चली गई। केरल में जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी राज्य ने, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से। ये अद्भुत तर्क है ना, दर्शकों के लिए कह रहा हूं, आपके 3 पीएम और 3 सीएम देंगे, वो बिल्कुल ईमानदारी से है। और जब दूसरी जगहों पे मिलेगा तो भारत का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहे तो नहीं मानेंगे, LIC कहे तो नहीं मानेंगे, SBI कहे नहीं मानेंगे, और कुछ भी चीज तथ्यात्मक आरोप यानी सब्सटेंशिएट करें वो नहीं मानेंगे, केवल बवाल मचाएंगे। इस कारण से ही आप लोगों की, चूंकि इस स्थिति को समझने के न कारण ही आपकी दुर्गति होती है। और एक बात मैं और थोड़ा कह देना चाहता हूं, जब हम लोग पहली बार सत्ता में आने वाले थे 1998 से पहले की बात है, हमारे लिए ये आशंका थी कि हम विदेशी कंपनियों के खिलाफ न खड़े हो जाएं, हम स्वदेशी वाले माने जा रहे थे। परंतु आज संयोग देखिए या दुर्योग देखिए, हमेशा कांग्रेस ने आज तक किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई मोर्चा खोला हो तो बताइए। हां, केवल एक जगह 2 साल पहले बेंगलुरु में एप्पल की फैक्ट्री में स्ट्राइक ही नहीं, तोड़फोड़ हो गई, सैकड़ों करोड़ की क्षति कर दी गई। क्यों?
क्योंकि वो फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर आई थी। आज 25% एप्पल के फोन भारत में बनने लगे, केवल वहीं पे तोड़फोड़ होगी और कहीं नहीं होगी। अन्यथा मैं ये भी कहना चाहता हूं, नेस्ले, अभी किसान आंदोलन था, किसानों के सबसे ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फूड में नेस्ले और पेप्सी दोनों विदेशी कंपनियां हैं। एक नेहरू जी के जमाने से काम कर रही है, एक राजीव जी के जमाने में। एक उदाहरण बताएं जब इन्होंने किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई मुद्दा उठाया हो, तो मैं कहने को तैयार हूं। इसलिए, और अगर फिर भी इनके मन में यह हसरत हो कि विदेश में छपी कुछ चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं अगले वक्तव्य में वो भी आपको पूरा बता दूंगा विवरण कि फिर किन किन चीजों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत सारे पॉइंटर्स सुधांशु जी ने ब्रेक पर जाने से पहले दिए थे और उससे जो एक प्रश्न निकल कर आया सुरेंद्र राजपूत जी, वो प्रश्न यही है कि क्या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आपके शासित राज्य यानी कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर अडानी को कोई बिजनेस मिल रहा है तो वो सब ठीक है, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ है, लेकिन अगर भारत सरकार कर दे, अगर बीजेपी की सरकारें कर दें, तो आपको उसमें कोई खोट नजर आने लगता है? हम तो प्राची जी आपके सामने एक बहुत स्पष्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आप एक काम करें, सुधांशु जी से, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से कहें कि कांग्रेस राज्य शासित राज्य हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और या फिर लेफ्ट शासित राज्य हो जिनको इन्होंने हमारा राज्य बता दिया, इन सारी चीजों में जो भी कुछ अडानी को मिला है उसकी जांच पहले शुरू करें। अगर उसमें कहीं कोई कमी निकले तो निश्चित तौर पर जो जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें, लेकिन इसके साथ साथ सारी जांचें शुरू करें। एक सवाल का जवाब न सुधांशु ने दिया और न ही हर्षवर्धन जी ने दिया। सुधांशु जी भी वो कर गए कि जीवीके को आखिर किस सरकमस्टांसेस में मुंबई का पोर्ट छोड़ना पड़ा, और अडानी जी किस ईडी का खतरा था, जीवीके को किस इनकम टैक्स का खतरा था, किस तरीके से उसको बुलिंग करके लिया गया। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2017-18 की वो भी जरा रिपोर्ट उठा लीजिए, जिसमें बाकायदा ये कहा गया था कि 5 एयरपोर्ट देने से पहले कि साहब जिनको प्रायर क्या नाम एक्सपीरियंस नहीं है उन्हीं लोगों को काहे एयरपोर्ट दे दिए आपने भाई। ये आप सीधे सीधे से आप लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों पर क्यों चले जाए? करिए जांच भाई, आईबी आपके पास, सीबीआई आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, ईडी आपके पास। हम यही तो कह रहे हैं कि जांच करिए। और हम क्या कह रहे हैं? फिर आरोप तो नहीं लगाएंगे कि ये ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, ईडी सीबीआई भेज देते हैं हमारे शासित राज्यों में, फिर ये तो नहीं आरोप लगाएंगे? फिर मैं आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास। फिर से एक मिनट में जवाब। फिर से प्राची जी मैं आपसे कह रहा हूं कि अडानी को जितना काम मिला है, सारे के सारे कामों की बिल्कुल जांच हो, ठीक है, जेपीसी से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच हो। हमारी तो अधिकारी और सुधांशु जी, हम ये थोड़ी कहेंगे कि ठीक है मैं जवाब दे दूंगा। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, मैं आ रही हूँ फिर त्रिपाठी जी आपके पास। देखिए, मैं पुनः ये कहूंगा, फैक्ट ही रखे थे विनम्रता से, सुरेंद्र जी आप कितनी बचकानी बात कर गए। अरे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकारों ने दिए हैं, तो जांच का जुम्मा राज्य सरकार का है। फिर भी यदि राज्य सरकार नहीं करना चाहती है तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट की जांच केंद्र सरकार तब कर सकती है जब राज्य सरकार संस्तुत कर दे। सीबीआई करिए संस्तुत। तो बचकानी बात की हद है। कॉन्ट्रैक्ट दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट, और अगर आपको लगता है कि उनके बाहर से इतने सा पैसे वैसे आए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करिए ना पहले। जांच की बात तो बाद में होती है, पहले कैंसिल करिए। वो भी नहीं करना। दूसरी बात देखिए, अपनी पार्टी के बारे में ज्ञान नहीं है। कह रहे हैं कि हमने कह दिया केरल में हमारी सरकार। जनाब, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, बंगाल में गठबंधन रह चुका है। तो इतनी आसानी से आप नहीं बच सकते कि हमारे से क्या मतलब कम्युनिस्ट का। और वहां पर अगर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने गए तो कुछ सोच समझ के ही गए होंगे। तीसरी जीवीके की बात, तो जीवीके के सीएमडी का बयान आ चुका है कि यह एक प्योरली प्रोफेशनल बिजनेस डील थी। चलिए, आपको उस पर भरोसा नहीं, आपके मुंह से बरबस का उन्हें कैसे दे दिया जाए, चूंकि पहले एयरपोर्ट्स भारत में प्राइवेट होते नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, जीवीके किस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस था, बताइए। यहां अभी बताइए दर्शकों के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जवाब दीजिएगा क्योंकि इंतजार हर्षवर्धन जी भी कर रहे हैं, आपको काउंटर करना है उन्हें।
जी जी बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और दो ये लोग काउंटर ही करेंगे हमें। नहीं, ये फैक्ट्स की करेंगे बात नहीं, पर सिर्फ जो आप काउंटर फैक्ट रख करेंगे। रहे हैं हम सर, आपको, उसी पर तो बातें होंगी आदरणीय ना। सुधा जी जी सिर्फ फैक्ट से बात हो रही है, कुछ नहीं। हम भी फैक्ट्स ही रख रहे हैं। 2018 में सरकार हारी थी, सरकार ने वो नियम बनाए थे कि 5 एयरपोर्ट कैसे देने हैं और कैसे नहीं देने हैं। नंबर 1, आपने किया, आपने, हम तो फिर से कहते हैं, रही बात आपने जो केरल की बात करी, केरल में प्रमुख विपक्षी दल हम हैं, हमारा समझौता दूसरे स्टेट के लिए है, तो उसको आप लेकर के जिस तरीके की बचकानी और जिसको कहते हैं ना कि अजीब किस्म की बातें करें, जनता भी देख रही है और आप भी देख रहे हैं, आपको भी पता है कि आप शिखंडी की तरीके से किसके पीछे छुपते हैं। सच बात यह है कि फैक्ट्स पर आइए, जरा बताइए ना कि 2014 में अडानी ने कितना इनकम टैक्स दिया था और आज 2022 में 41 गुना इनकम टैक्स बढ़ा क्या? आज बताइए ना हमको, हम क्या बात, किस चीज की जांच की मांग कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं आपसे कि साहब हिडनबर्ग अगर देश के खिलाफ कोई बड़ी खराब कंपनी है तो उसके खिलाफ जांच कर लीजिए। हम तो आपसे सिर्फ इतना ही तो पूछ रहे हैं कि वो शेल कंपनियां किसकी हैं जिनसे अरबों रुपया आया है। आप डिनाई करिए ना जांच करके, आप डिनाई करिए जांच करके कि अचानक से मार्केट में बाजार धड़ाम क्यों हो रहा है। जांच से परहेज क्यों है, इस सवाल का जवाब लूं मैं सुधांशु जी से, उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रुक जाइए एक सेकंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि अगर हम पर भी शक है तो बिठा लीजिए जांच, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनाब आप तो जांच कर लीजिए पहले। केंद्र सरकार की तरफ इशारा। देखिए प्राची, अब यहाँ आकर मैं क्या कहूँ, ये घर फूंक तमाशा देखने के अंदाज में आ गए हैं। और इससे बुरा देश का क्या होगा कि देश के उद्योगपति तबाह हो जाएं, एक दूसरे से लड़कर भाजपा और कांग्रेस देश में एनार्की का माहौल कर दें। बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में, जिनको अर्थशास्त्र बाजार समझ में आता है उनको पता है कि इस वक्त निजी उद्यमियों का निवेश लाना कितना कठिन है। किसी अर्थशास्त्र के जानकार से पूछिए। और ऐसे समय में जब देश में उद्यमी, जिसको कहते हैं ना कि निवेश करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, उसमें आप कह रहे हैं कि तुम अपने राज्य में जांच करा लो, तुम अपने राज्य में। और मैं तो आशंकित हूं, अब आज मैं इंडिया टीवी पे कह रहा हूं कि हो सकता है कि कांग्रेस की कुछ सरकारें सिर्फ और सिर्फ यह साबित करने के लिए कि सब गड़बड़ है, अडानी के खिलाफ कुछ जांच शुरू कर दें, कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, क्योंकि राहुल गांधी की नजर में उन्हें कुछ नंबर बढ़ाने हैं। ये मत कीजिए। देश देख रहा है, रोजगार वो दे रहे हैं, काम वो कर रहे हैं। देश के उद्यमियों को लुटेरा चोर बताने की ये पुरानी वाली जो आदत है ना, ये बंद करना चाहिए। चलिए सुधांशु जी, सुरेंद्र राजपूत जी बार बार घूमकर एक सवाल पूछ रहे हैं, जो जिस सवाल से उन्होंने शुरुआत की थी वही सवाल फिर दोहराया कि अगर विदेशी साजिश हो रही है, अगर सब कुछ ठीक है, तो आप जांच क्यों नहीं करवाते हैं? जांच करवा के पर्दाफाश कर दीजिए उस साजिश का। देखिए, मैं पुनः कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत जी, बचकानी हरकत क्या होती है आप कह रहे हैं, मेरे लिए बचकाना कह रहे हैं क्या? आपने त्रिपुरा में गठबंधन नहीं किया है कम्युनिस्ट से, बंगाल में गठबंधन नहीं था कम्युनिस्ट से, केरल में लड़ाई, वाह, त्रिपुरा में मोहब्बत, केरल में लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई। बार बार ऐसा उदाहरण पूरे भारत में नहीं मिलता है कि एक राज्य में लड़ाई है और एक में। अब दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अरे भाई, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, सब शालीनता से अपने बारे का इंतजार करते हैं। सर देखिए, ऐसे तो नहीं डिबेट हो पाएगी ना, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। सुधांशु जी, नहीं, ये बार बार सुधांशु जी अगर बचकानी बात करेंगे तो मुझे निर्लज्जता से बचकानी बात पुनः एक बार सदन में हो रहा है, इसी का तो निष्कर्ष निकालने के लिए बैठे हैं कि आप वहां पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, यहाँ पर भी दो मिनट रुक जाइए। अब इतने सवाल आपने उठाए हैं तो उन सवालों का जवाब सरकार ही तो देगी। कह रहे, बेशरम कह रहे। अरे रुकिए सर, आपने भी तो बचकाना सवालों की बात करें ना, आपने भी तो बचकाना बोला है, आपने भी तो बोला है ना। जब उनके जवाब में बोला है प्राची, रुकिए क्या बात करते हैं? अब बचकाना नहीं भाई, निर्लज्जता से बचकानी बात करें, वाली बात भी बता देते हैं। बात अचानक से बात करें, जिस बात का कोई चर्चा को डिरेल करना है, सवालों के जवाब नहीं लेने देना है, तो जनता देख रही है कि आप कितने फैक्चुअली करेक्ट हैं। सर सवाल उठाए हैं तो जवाब सुनने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जनता सब देख रही है प्राची जी। हाँ, बिल्कुल जनता देख रही है और जनता तय करेगी सुरेंद्र जी की कौन बचकानी बात कर रहा है और कौन सयानी बात कर रहा है। अब मैं बताता हूं, आपने कहा कि अगर आरोप है तो जांच कर लें। अरे मैं पूछना चाहता हूं,
जांच तो उस कंपनी के खिलाफ चल रही है। आप भारत के संविधान का कोई क्लॉज या भारत का कोई रूल बता दीजिए जिसमें भारत की जेपीसी किसी ऐसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम ही ना कर रही हो बुला सकती हो। क्योंकि आपने कहा कि आपको एलआईसी, एसबीआई, सेबी पे भरोसा नहीं है, तो फिर स्रोत सिर्फ हिंडनबर्ग है। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है जिसका भारत में कोई लेना देना नहीं है। तो हिंडनबर्ग को किस नियम के तहत यहां बुलाया जा सकता है और वो आएगी, यह कहना अपने आप में एक ऐसा शब्द है सुरेंद्र जी, शायद इसीलिए देश की कुछ विधानसभाओं ने बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय घोषित कर दिया है। अब दर्शक स्वविवेक से निर्णय ले। अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, अगर इनको इस बात के ऊपर बड़ा वो है कि विदेश में छपी बात के ऊपर जांच होनी चाहिए, तो अब मैं याद दिलाता हूं वोल्कर रिपोर्ट, जिसमें कहा गया सद्दाम हुसैन ने सीधे पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को तेल के बदले। और यह छोटी मोटी बात नहीं, आपके नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा इसके लिए, विदेश मंत्री थे। करवाई जांच, करवाएंगे जांच। अब आपसे कहता हूं मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, उसमें लिखा हुआ 70 के दशक में केजीबी से सीधे पैसा आता था कांग्रेस पार्टी को। करवाएंगे जांच, चाहते हैं जांच करवाना। यवेल्ना एल्बर्टस केजीबी की चीफ, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है, मैं अब मेरे वाक्य नहीं है, उसने सोनिया जी के बारे में जाने क्या क्या लिखा है, एजेंट थी और ये थी। ये जांच करवाने योग्य है क्या? क्या बात करने लगते हैं? इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो कि सीआईए का एक ऑफिसर लिख रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई, वो जांच करवाने लायक है क्या? जेके गैल्ब्रिथ, जो कि एम्बेसडर था यूएस का नेहरू जी के जमाने में, नेहरू जी और कैनेडी के बीच में क्या क्या बातें हुई, शर्मसार करने वाली बातें उसने लिखी है, ये जांच करवाने लायक है क्या? अगर आप ऐसे कहेंगे, श्वाइजर्स इलस्ट्रेटे, स्विट्जरलैंड का अखबार, नवंबर 1991, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की फोटो के साथ दिखता है कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक है। जांच करवाने लायक है क्या? सब पे जांच होगी क्या? विदेश में कुछ भी छप जाएगा? अगर आपको लगता है तो आइए ओपन मन से कहिए सब पे जांच होनी चाहिए, अन्यथा फिर अपना स्टैंड तय कर लीजिए कि एक आरोपी कंपनी, जबकि जितने मैंने बताया इनमें किसी के खिलाफ विदेश में मुकदमा नहीं चल रहा, हिंडनबर्ग पे मुकदमा भी चल रहा है, मगर जांच उसके कहने पे होनी चाहिए, जिसे हम बुला भी नहीं सकते। और मैंने आपको आधा दर्जन और उदाहरण बता दिए जिसमें आपकी पार्टी का ऐसा सुंदर चरित्र चित्रण है कि अगर जांच हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाए। ठीक है सुरेंद्र जी, नियम बता दीजिए पहले तो, जो सुधांशु जी ने अभी कहा है कि नियम बता दीजिए कि कौन से नियम के तहत आपको ये लग रहा है कि विदेशी कंपनी यहां पर आएगी और जांच होगी। ये वही नियम है प्राची जी, जिस नियम के तहत आईएसआई को पठानकोट में बुलाया था जांच करने के। एक बार जरा बताएं ना, पठानकोट में जो जांच आईएसआई हमारे एयरबेस की करके गई थी, वो किस नियम के तहत कराई थी? सुधांशु मिश्रा जी ने, सुधांशु त्रिवेदी जी ने। बड़ी बड़े बातें कर रहे थे, बड़ी अब बचकानी है, पता नहीं बाल बुद्धि है, मंद बुद्धि है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जरा बताएं ना पठानकोट की जांच आईएसआई से किस उस पर कराई थी इन लोगों ने। और मैं एक बात और दूसरी कह दे रहा हूं कि इतनी सारी बातें सुधांशु जी पढ़ लिख करके इतने प्रकांड विद्वान प्रवक्ता हैं, इस प्रकांड विद्वता का सिर्फ इतना हिस्सा है कि मोदी जी की बात ना हो पाए, मोदी जी और अडानी जी के संबंध ना जग जाहिर हो जाए। और वो जग जाहिर संबंध जब से वो चीफ मिनिस्टर हैं तब से आज तक की जांच पर कोई आंच ना आ जाए। भाई हम तो कह रहे हैं कि हमारे देश के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसका मुकाबला नहीं होना चाहिए क्या? आप नियम कानून देखेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि पहले वो हमारा नुकसान कर दे, पहले हमारे देश के निवेशकों का नुकसान कर दे, खत्म करके हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक डेंट कर दे, उसके बाद आप जांच करेंगे। हम तो कहते हैं हिंडनबर्ग के खिलाफ आप जांच करिए। और रही बात आपने जितने मिथ्या वो कराए, तो एक बार को जांच दीनदयाल उपाध्याय की मौत की भी करा लीजिए, ये भी संबंध पता चल जाए जाकर के कि किस किस का हाथ है। अब तो नीचे भी आपकी सरकार, ऊपर भी आपकी सरकार। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, जिस की जांच कराना चाहिए कांग्रेस की करा लीजिए, लेकिन एक बार क्या नाम बलराज मधोक साहब की उस किताब पर भी जांच करा लीजिए जिसमें उन्होंने अटल जी और अडवाणी जी के ऊपर तमाम तरीके के नीच किस्म के आरोप लगाए हैं। हम नहीं कहते उन आरोपों को, लेकिन आपके बलराज मधोक ने लगाए, उनकी भी जांच करा लीजिए, सबकी जांच कराइए, हो जाए जांच। आपको इतनी चिंता है और आपको लग रहा है कि विदेशी साजिश हो रही है इस देश में, आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा ना, वही तो मांग रही है बीजेपी। कुछ तो सबूत होगा, कुछ तो पेपर होंगे जिसको आधार बनाकर आप कह रहे हैं कि साजिश हो रही है या कनेक्शन है मोदी और अडानी के बीच में। वो सामने रख दीजिए पूरे देश के, खत्म हो जाएगा मसला। आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं। हम तो कहते हैं अडानी जी और मोदी जी के संबंध ना हो, साफ सुथरे निकल कर रहे, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए भाई?
आप हमको बताइए। हम आपको बता रहे हैं कि 2013 के आखिर में 699 नंबर का उद्योगपति था, नंबर 1। नंबर 2, हम बता रहे हैं आपसे कि 51,000 करोड़ का मार्केट कैप था। नंबर 4 हम आपसे बात कराना चाह रहे हैं कि आज 21 लाख करोड़ का है। तो कितना इन्होंने इनकम टैक्स बढ़ाया? क्या देश की अर्थव्यवस्था उतनी बढ़ी? आप जो ये पॉइंटर्स बता रहे हैं हर्षवर्धन जी, जो ये पॉइंटर्स बता रहे हैं सुरेंद्र जी, क्या ये काफी है ये सिद्ध करने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री और उद्योगपति के बीच में कोई कनेक्शन है और वो जो बातें कर रहे हैं उसमें ज्यादा दम है, इस पर जांच होनी चाहिए? पहली बात तो ये प्राची कि देश के प्रधानमंत्री और देश के इतने बड़े उद्योगपति के बीच कनेक्शन होना ही चाहिए और देश के हर नेता और उद्योगपति के बीच स्वस्थ संबंध होना चाहिए। अंबानी अडानी इस देश के एसेट हैं, वो लाइबिलिटी नहीं है। उनकी वजह से देश का बुरा नहीं हो रहा है। वो देश में रोजगार दे रहे हैं, देश में उद्योग धंधे लगा रहे हैं। और अगर विपक्ष इसी तरह से बात करता तो नमक से लेकर जहाज तक टाटा का था, टाटा ग्रुप न बन पाता। जमशेदपुर पूरा शहर टाटा ने बसा दिया, कहते कि रे देखो ये पूरा शहर बेच दिया टाटा को। ये इस तरह की बात कब तक करेंगे राजनेता? और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस की लड़ाई में देश में जो उद्यमिता का माहौल है, उद्योगों के बीच का माहौल है, वो खराब हो रहा है। और ये मैं कहते हुए कह रहा हूं कि अगर गौतम अडानी ने कुछ गड़बड़ किया है तो उसको कानूनी तौर पर सूली पे टांग दीजिए, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है कि आप देश में एनार्की का माहौल बनाइए। 2010 में क्या किया था? देश के उद्योगपतियों ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, कहा था पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है। अभी ऐसी कोई चिट्ठी ध्यान में आती नहीं है। तो क्या चाह रहे हैं? कोई ऐसा माहौल नहीं, तो इस तरह का माहौल बनना चाहिए। आप लड़िए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ऐसे समय में जब देश को सचमुच उद्यमियों की बड़ी जरूरत है, उद्यमिता की जरूरत है, कारोबार की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, उसका नुकसान मत कीजिए। ठीक है, यही कह रहे हैं। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।